हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा हमारे पास जो यूनिट चल रही है उसका नाम है एस्प्लोक एलिमेंट, और एस्प्लोक एलिमेंट के अंदर हमारी दो वीडियो आ चुकी है बेटा। आज हम थर्ड वीडियो पर डिस्कस करेंगे। बेटा इस वीडियो के अंदर हम जनरली डिस्कस करने वाले जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा एक तो मेल्टिंग बॉइल पॉइंट ऑफ एस्प्लोक एलिमेंट, उसके साथ साथ हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस्प्लोक एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ एस्प्लोक एलिमेंट, और लास्ट ऑफ एंड हमारे पास टॉपिक रहेगा बेटा फ्लेम कलेक्शन ऑफ एस्प्लोक एलिमेंट। तो आज हम इस वीडियो के अंदर चार टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बेटा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एस्प्लोक एलिमेंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात बताओ बेटा, एस्प्लोक एलिमेंट को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है? दो भागों के अंदर बांटा हुआ है, एक तो अल्कली मेटल और एक और बेटा आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो हमने क्या कहते हैं यहाँ पर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की टेबल बना ली। ये तो होगी बेटा आपकी क्या अल्कली मेटल हो गई, यहाँ पे होगी बेटा आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल कौन कौन सी है बेटा? अल्कली मेटल आपकी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेटा आपकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोमियम और बेरियम। ये बेटा आपकी अल्कली मेटल, और एक साइड में कौन है बेटा आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ध्यान से सुनते हुए चलना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा अब यहाँ से। पहला पॉइंट हमने उठाया मेल्टिंग और बॉइलिंग। बेटा एक पहले बात दिमाग में डालो कि कोई भी चीज कितनी जल्दी उबल जाएगी या कितनी जल्दी पिघल जाएगी वो डिपेंड करती है कि उस वस्तु के अंदर उसके एटम किस प्रकार से पैक हैं। अगर किसी सब्सटेंस में उसके एटम क्लोजली पैक होंगे बेटा, तो क्लोजली पैक एटम को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे कि उस सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। क्या होगा बेटा? हाई होगा। और इससे अपोजिट अगर हम बात करें कि किसी सब्सटेंस के अंदर जो आपके एटम है वो लूजली पैक है बेटा। कैसे पैक है? लूजली पैक है। तो लूजली पैक है तो तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। कम एनर्जी चाहिए मतलब उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? कम है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपका एस्प्लोक एलिमेंट है उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आपके अल्कली मेटल की, और उसके बाद हम बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो अगर हम बात करें बेटा अपने अल्कली मेटल की, तो सबको पता है बेटा कि जो आपकी अल्कली मेटल होती है, इन अल्कली मेटल के अंदर सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। सबको पता है बेटा अल्कली मेटल का जो साइज होता है वो कैसा होता है? लार्ज साइज होता है। अल्कली मेटल का जो साइज होता है वो कैसा होता है बेटा? बड़ा साइज होता है। एंड इट हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है बेटा? 1। बेटा जब लार्ज साइज इसके अंदर प्रेजेंट है तो सो द एटम्स आर लूजली हेल्ड। तो जो एटम होंगे वो क्या होंगे बेटा? लूजली हेल्ड होंगे। अल्कली मेटल में जितने भी एटम होंगे वो कैसे होंगे बेटा? लूजली हेल्ड होंगे। तो लूजली हेल्ड होने के कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? कम होगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि अल्कली मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इवन दे हैव सॉफ्ट मेटल। बेटा जो आपकी अल्कली मेटल होती है वो कैसी मेटल होती है? सॉफ्ट मेटल होती है, और उन सॉफ्ट मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो कोई पूछे क्यों होता है इसका कम, तो आप बोलोगे कि अल्कली मेटल का जो साइज होता है वो कैसा होता है? लार्ज साइज होता है, और इसके अंदर जो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं वो वीक बनते हैं बेटा। मेटालिक बॉन्ड भी कैसे बनते हैं? वीक। तभी तो साइज बड़ा है बेटा। हमने बार बार एक बात बोली बेटा कि जो आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो साइज पे डिपेंड करेगा कि कितने यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड, जो बॉन्ड मेटल के बीच में बना हुआ है, मेटल के एटम के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो जो एटम है वो लूजली पैक है या स्ट्रांगली पैक है, यानी क्लोजली पैक है। अगर आपके एटम लूजली पैक है तो तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बेटा। तो इसने बोला है कि अल्कली मेटल का जो साइज है वो कैसा है बेटा? बड़ा है। बड़े साइज के अंदर एटम क्या होते हैं? लूजली पैक होते हैं। बड़े साइज में एटम क्या होंगे बेटा? लूजली पैक होंगे। जब एटम लूजली पैक होंगे तो तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? कम। तो हम बोलेंगे कि अल्कली मेटल का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा? आपका लो होता है। कैसा होता है बेटा? लो। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप कि जब हम अल्कली मेटल में मूव करते हैं बेटा लिथियम टू सीजियम की तरफ, कहां से काम मूव करते हैं बेटा? लिथियम से
सीजियम की तरफ। तो लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करते हैं तो साइज को और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है बेटा। जब साइज और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो मेटालिक बॉन्ड और ज्यादा वीक हो जाता है, और जब मेटालिक बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हमने बोला बेटा लिथियम टू सीजियम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाता है बेटा, डिक्रीज होता चला जाता है बेटा। ये तब आपका अल्कली मेटल था। उम्मीद करता हूँ आराम से समझ में आया होगा। अल्कली मेटल एक कॉमन सी बात करो बेटा कि अगर मान लो आपसे मैं एक बात बोलूं कि आपके पास एक एटम है, उस एटम सॉरी आपके पास एक सब एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम क्लोजली पैक है, तो एलिमेंट को तोड़ो, तो आप क्या बोलोगे, अगर उसके एटम क्लोजली पैक है तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए सर, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और बात करते हैं क्लोजली पैक कब होंगे, जब बेटा साइज समान होता है ना एटम का, जब एटम का साइज क्या होता है, समान होता है, सॉरी सब्सटेंस का एलिमेंट का साइज समान होता है, तो उसके अंदर एटम क्या होते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं बेटा। जब एटम क्लोजली पैक होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए बेटा, ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो देखो बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, बट हायर देन अल्कली मेटल। वैसे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है लेकिन अल्कली मेटल से तो ज्यादा है। आपका जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है बेटा, कम है, लेकिन किससे ज्यादा है बेटा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा है। इनके आपके अल्कली मेटल से क्या है, ज्यादा है। तो इसका कारण क्या है, दोबारा से अल्कली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, कम है, लेकिन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अल्कली मेटल से। तो इसका कारण क्या है, तो कारण साफ बेटा कि जब मैं अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ मूव करना स्टार्ट करता हूं बेटा, तो अल्कली मेटल की बजाय अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, क्लोजली पैक हो जाएंगे, और जब इसके अंदर मॉलिक्यूल या एटम क्लोजली पैक होंगे तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यही कारण है बेटा कि आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपकी अल्कली मेटल से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। लेकिन इतना खुद की बात करें तो खुद का कैसा होता है बेटा, कम। यानी कि अगर मैं बात करूं अपने आप की तो मैं अपने आप को क्या बोलूंगा कि मेरा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उस बंदे से, तो मैं बोलूं उससे तो ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि उसकी बजाय मेरे अंदर जो एटम वो क्या है बेटा, क्लोजली पैक है, समान साइज होने के कारण। अब बात करो बेटा टॉप टू बॉटम की। अगर मैं बात करता हूं बेटा मैं कहां से काम मूव कर रहा हूं, बेरियम से मैं मूव कर रहा हूं बेटा स्ट्रोनियम की, बेरियम की तरफ, बेरियम से बेरियम की तरफ मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मूव कर रहा हूं। तो साइज गोज ऑन इंक्रीज, तो साइज लगातार क्या होगा, इंक्रीज, साइज इंक्रीज होगा तो लूजली पैक होंगे, लूजली पैक होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बेरियम टू बेरियम, बेरियम टू बेरियम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर बेटा। तो ये था बेटा आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हमने अल्कली मेटल पर भी डिस्कस किया, अल्कलाइन पर भी डिस्कस किया, और इन दोनों के अंदर कंपैरिजन भी किया, और ये भी जाना कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है बेटा। सेकंड पर आते हैं बेटा, सेकंड कांसेप्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सेकंड पॉइंट लेते हैं बेटा इसके अंदर, सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बेटा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, ये होता है बेटा किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को यूज करके पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट करना क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाता है। एक बार दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है कि किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को यूज करके, आपके पास कोई भी एक एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यूज करवाया, तो इलेक्ट्रॉन को जब यूज करवाए तो एटम पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, वही उसका क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आता है कि अगर कोई एटम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मैं बोल दूंगा इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। अगर कोई एटम बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो मैं बोल दूंगा इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत कम है। बात समझ में आ रही बेटा।
तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है कम है, तो इसका मतलब एक बात दिमाग में डाल लो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा और कम होने का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करना, सॉरी इलेक्ट्रॉन को लूज करना, गेन करना नहीं, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, लूज करना बेटा। अगर कोई एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, दोबारा से सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, अगर कोई एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा, और अगर कोई आसानी से लूज नहीं करेगा तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही कम होगा। अब बात करते हैं कि कोई एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को कब लूज करेगा और कब नहीं करेगा। अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, भाई इलेक्ट्रॉन को तो लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या दी जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ही तो दी जाएगी। अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही बढ़िया होगा बेटा, क्लियर है। लेकिन अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी बेटा तो उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा बेटा। तो बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अल्कली मेटल की। सबको पता है बेटा अल्कली मेटल का जो साइज है वो कैसा है, लार्ज है। अल्कली मेटल का जो साइज है वो कैसा है बेटा, लार्ज है। एंड हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो भी क्या है बेटा, लो है। दोबारा से सुनना, अल्कली मेटल का साइज कैसा है, लार्ज है। दूसरी बात, साइज लार्ज है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटा, लो है। कैसे है बेटा, लो है। और ये भी हमको पता है बेटा इट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। साइज लार्ज है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, एक इलेक्ट्रॉन यूज करने के बाद क्या बन जाएगी, स्टेबल बन जाएगी। तो ये तो तैयार बैठे हैं इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए कि मैं कब इलेक्ट्रॉन को यूज करूं, कब मैं क्या बन जाऊं, स्टेबल बन जाऊं। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि अल्कली मेटल बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, यूज कर देगी। तो इसका मतलब अल्कली मेटल के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो हम पूछते हैं कि ऑल अल्कली मेटल्स आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑल अल्कली मेटल्स आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। कि जितनी भी आपकी अल्कली मेटल है बेटा, सारी की सारी अल्कली मेटल, all alkali metals are strongly electropositive in character। कि जितनी भी आपके अल्कली मेटल हैं, सारी अल्कली मेटल कैरेक्टर में कैसे है बेटा, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कारण हमने बताया कि अल्कली मेटल का जो साइज होता है वो लार्ज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है बेटा। तो कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण आपकी अल्कली मेटल बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, लूज कर देगी, और कौन से कैरेक्टर को गेन कर लेगी बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को गेन कर लेगी। अब आ जाओ बेटा डाउन द ग्रुप। जब मैं लिथियम टू सीजियम की तरफ मूव करना स्टार्ट करता हूं, लिथियम टू सीजियम की तरफ मैं क्या करता हूं बेटा, मूव करना स्टार्ट करता हूं, तो बेटा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं सर क्यों, कारण, तो बेटा जब मैं डाउन द ग्रुप आऊंगा तो साइज और ज्यादा इंक्रीज होगा, और जब साइज और ज्यादा इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा कम हो जाएगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा, क्लियर है बेटा। तो ये थी अल्कली मेटल। अब बात कर लेते हैं किसके ऊपर बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, एक बार मैं अलग से पढ़ा रहा हूं अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर इनका कंपैरिजन लूंगा बेटा। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी क्या होती है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है बेटा नेचर के अंदर। जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है बेटा, किसके अंदर, नेचर के अंदर, क्लियर है। और जब मैं डाउन द ग्रुप आता हूं बेटा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। इनकी वही ट्रेंड लगेगा बेटा जो आपने किसके अंदर लगाए, अल्कली मेटल के अंदर लगाए। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस अराइज होगा ना बेटा, वो अब इन दोनों के अंदर अराइज होगा। देखो कैसे, अगर मान लो बेटा कोई हमसे ये पूछ ले कि भाई ये बताओ कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में से
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी होगी भाई, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी होगी? तो आप बोलोगे कि जो आपकी अल्कली मेटल है ना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी किसकी बजाय? अल्कलाइन अर्थ मेटल की बजाय। किसकी बजाय बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल की बजाय। अब बात करते हैं सर क्यों? कारण। तो कारण ये बेटा कि जब अल्कली मेटल से अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ मूव करता हूं तो साइज गोज ऑन डिक्रीज, साइज गोज ऑन डिक्रीज, साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज। एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लूज करवाता हूं बेटा तो अल्कली मेटल तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगी बेटा। जब अल्कलाइन अर्थ मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगी तो मेटलिक कैरेक्टर भी इतना अच्छा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इतना अच्छा नहीं होगा बेटा। तो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसके पास होता है बेटा? आपकी अल्कली मेटल में होता है। और अल्कली मेटल में भी सबसे बेस्ट किसके पास होता है बेटा? आपके सीजियम के पास होता है। सबसे बेस्ट किसके पास होता है बेटा? सीजियम के पास। ये था बेटा आपका कौन सा कैरेक्टर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की। थर्ड, या चलो आज एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं बेटा, थर्ड फ्लेम कलरेशन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्लेम कलरेशन। पहले तो बात करते हैं फ्लेम कलरेशन होती क्या है बेटा, उसके बाद टॉपिक पर आएंगे। बेटा मान लीजिए आपके पास कोई भी एक फ्लेम है, ठीक है। आप क्या करते हो? किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड के साल्ट को, मान लो सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, या सिंपल सोडियम भी हो सकता है, सिंपल पोटेशियम भी हो सकता है, सिंपल लिथियम भी हो सकता है। आप क्या करते हो? उस सब्सटेंस को इस फ्लेम के अंदर क्या करते हो बेटा? बर्न करते हो। यहाँ पर मान लो मैंने कोई क्या ले रखा है बेटा? कोई भी अल्कली सब्सटेंस ले रखा है, अल्कली मेटल ले रखी हो गया। यहाँ पे मैंने क्या ले रखी है बेटा? अल्कली मेटल। और इस अल्कली मेटल को मैं क्या कर रहा हूँ? इस फ्लेम के अंदर बर्न कर रहा हूँ। बेटा जैसे अल्कली मेटल को फ्लेम के अंदर बर्न किया जाता है तो आप एक बात नोट करोगे कि जो फ्लेम है ना उसका कलर चेंज हो जाता है। या तो येलो कलर में जलेगी, जो भी अल्कली मेटल है अगर वो जलेगी तो कैसे कलर में जलेगी? येलो कलर में। हो सकता है वो ब्लू कलर में जले, हो सकता है बेटा वो पिंक कलर में जले। यानी कि ये तो डिपेंड करता है कि आपने किस सब्सटेंस को बर्न किया बेटा। कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस हैव डिफरेंट फ्लेम कलरेशन। के अलग-अलग सब्सटेंस की फ्लेम कलरेशन कैसी होती है? अलग-अलग होती है बेटा। क्लियर है? तो जब किसी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है तो बर्न करते समय वो किस कलर को इमिट करता है? जब किसी सब्सटेंस को क्या किया जाता है बेटा? बर्न किया जाता है तो बर्न करते समय वो क्या करता है बेटा? किसी न किसी कलर को क्या करता है? इमिट करता है। उसी को क्या बोलते हैं? फ्लेम कलरेशन। आपने शायद अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो व्हाइट फ्लेम में जलता है। देखो ध्यान दो एक बार, आपने हो सकता है 9th 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते बेटा तो वो कैसे फ्लेम में जलता है? व्हाइट फ्लेम में जलता है। तो इसका मतलब क्या है? व्हाइट फ्लेम को तो कोई कलर उसके पास अराइज नहीं हुआ बेटा। आपके पास जो स्पेक्ट्रम के कलर होते हैं उन्हीं को कलर मानते बेटा, व्हाइट को कोई कलर नहीं मानते। क्लियर है? तो उसने बोला बेटा कि जो व्हाइट और ब्लैक होते हैं ये कलरलेस होते हैं बेटा। बात मान बेटा, व्हाइट एक कलर है, वो कलर नहीं है बेटा। कलर आपके क्या होते हैं? जो आपके विब्रियोर होते हैं वो आपके कलर। तो जो आपका मैग्नीशियम रिबन है ये क्या होता है बेटा? कलरलेस होता है। यानी कि एक फ्लेम में किसी भी प्रकार के फ्लेम कलर को इंपार्ट नहीं करता, किसी भी कलर को वो नहीं छोड़ता बेटा जलते समय। उसका कारण ये सब कुछ इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा? डिटेल में लेंगे। फिलहाल फ्लेम कलरेशन का मतलब दिमाग में डाल लो कि जब किसी चीज को क्या किया गया है? बर्न किया गया है तो वो क्या करता है? कोई ना कोई कलर इंपार्ट करता है जलते समय। उसी को क्या बोलते हैं? फ्लेम कलरेशन बोलते हैं बेटा। तो पहले अल्कली मेटल पे बात करते हैं, उसके बाद अल्कलाइन पे। इसके अंदर कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है बेटा? इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं होगा। एक बार अल्कली का पढ़ लो और एक बार किसका पढ़ लेना? अल्कलाइन का। पहले अल्कली के ऊपर बात करते हैं बेटा। तो इसने बोला बेटा कि ऑल अल्कली मेटल्स इंपार्ट कलर इन फ्लेम। कि जितने भी अल्कली मेटल हैं, जब उन अल्कली मेटल को क्या किया जाता है बेटा? बर्न किया जाता है, जलाया जाता है
तो अल्कली मेटल को बर्न करते समय वो फ्लेम में क्या करते हैं बेटा, किसी न किसी प्रकार के कलर को इम्पार्ट करती है। इम्पार्ट का मतलब किसी न किसी प्रकार के कलर को छोड़ती है। तो उसका कारण क्या है, तो कारण जानने की कोशिश करते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है बेटा कि व्हाई द अल्कली मेटल इम्पार्टेड कलर इन द फ्लेम। इम्पार्टेड कलर इन द फ्लेम की जो भी आपकी अल्कली मेटल होती है बेटा, जब उनको फ्लेम के अंदर बर्न किया जाता है तो बर्न करते समय वो क्या करती है, कलर को छोड़ती है। तो इसका कारण क्या है, तो कारण जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सावधान होकर सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ऑल अल्कली मेटल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं बेटा। यानी कि ये होगी बेटा उसकी ग्राउंड स्टेट। क्या होगी बेटा, ये उसकी ग्राउंड स्टेट होगी। और ये भी आपको पता है बेटा कि अल्कली मेटल का जो साइज है वो कैसा होता है बेटा, लो होता है। अल्कली मेटल का जो साइज, सॉरी अल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है बेटा, कम। ये ग्राउंड स्टेट होता है बेटा जिसके अंदर उसके ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मान लो ये अल्कली मेटल का क्या प्रेजेंट बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब जैसे हम इसको क्या करते हैं, फ्लेम के अंदर जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो फ्लेम के अंदर से इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है बेटा, फ्लेम से एनर्जी मिलती है, तो इस इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है। तो जैसे इसको एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है, एनर्जी लेकर जंप कर जाता है किसके अंदर बेटा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। किसके अंदर चला जाता है बेटा, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। दोबारा से सुनना, हमने क्या बोला है बेटा, हमने बोला है कि जो अल्कली मेटल होती है बेटा, उन अल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो हमने क्या किया बेटा, अल्कली मेटल के एक्चुअल पोजीशन दिखाई। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है बेटा, हम ऑलरेडी सेकंड यूनिट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जिसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं बेटा। यानी कि लोअर एनर्जी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की वो स्टेट जिस स्टेट पर इलेक्ट्रॉन की कम से कम एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कम से कम एनर्जी उसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्राउंड स्टेट बोल दिया। एक्चुअल एटम एक्चुअलिटी में किस में रहता है बेटा, ग्राउंड स्टेट के अंदर रहते हैं। ये बात दिमाग में डाल दो, क्लियर है। ये उसका इलेक्ट्रॉन फ्लेम से क्या मिली, उसको एनर्जी मिली। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा। किसके अंदर जंप कर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर आ गया बेटा, यहाँ जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना, इसकी एनर्जी हाई होती है। इनकी इसको हम बोलते हैं बेटा हायर एनर्जी स्टेट बोलते हैं बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी स्टेट बोलते हैं। यानी कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है बेटा, आपकी हायर एनर्जी स्टेट। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना बेटा, ये होती है अनस्टेबल। कैसी होती है ये स्टेट, आपकी अनस्टेबल होती है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो चला गया, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद ये जो स्टेट है वो कैसे अनस्टेबल है। इलेक्ट्रॉन बेटा इस स्टेट में तब तक रहेगा जब तक उसको एनर्जी मिल रही है। जब तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है बेटा तब तक तो ऊपर रहेगा, लेकिन जैसे एनर्जी मिलनी बंद होगी ये एक्साइटेड स्टेट टूट जाएगी और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी फ्लेम से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की थी, उस एनर्जी को क्या करता है, यहाँ से वो इमिट करना स्टार्ट करता है बेटा। यहाँ से एनर्जी को क्या करता है बेटा, इमिट करना स्टार्ट करता है, छोड़ना स्टार्ट करता है। तो जब ये एनर्जी किस में जाकर गिरती है बेटा, विजिबल रीजन में गिरती है। किस में जाकर गिरती है बेटा, ये एनर्जी विजिबल रीजन में जाके गिरती है तो हमें क्या दिखाई देता है बेटा, कलर दिखाई देता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अल्कली मेटल क्या करती है बेटा, इम्पार्ट द कलर इन द फ्लेम। कि अल्कली मेटल को जब फ्लेम में जलाया जाता है तो क्या छोड़ देते हैं वो कलर। एक बार दोबारा से सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक से आज ही पढ़ लेना बेटा। फ्लेम कलेक्शन में क्या बोला है बेटा, फ्लेम कलेक्शन उसने बोला है कि ऑल अल्कली मेटल इम्पार्ट द कलर इन फ्लेम। कि जितनी भी अल्कली मेटल होती है बेटा, सभी अल्कली मेटल जलते समय किसको छोड़ते हैं बेटा, कलर को छोड़ते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हमने बोला, लिखना चाहे तो आपको लिख सकते हैं बेटा कि अल्कली मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। कि अल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बेटा वो क्या होती है, लो होती है बेटा। अल्कली मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। फ्लेम एनर्जी इज सफिशिएंट, फ्लेम एनर्जी इज सफिशिएंट टू एक्साइट इट इलेक्ट्रॉन टू एक्साइटेड स्टेट। फ्लेम की एनर्जी काफी है बेटा कि इसके इलेक्ट्रॉनों को कहां पर भेज के, एक्साइटेड स्टेट के अंदर भेज
एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल। एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है बेटा? अनस्टेबल है। व्हेन इट ब्रेक डाउन, जब ये टूटती है, इलेक्ट्रॉन कम बैक्स टू ग्राउंड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है। When it come back to ground state, it release the absorbed energy, तो वो क्या करता है? जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को रिलीज करता है। When this released energy fall in visible region, जब ये रिलीज की गई एनर्जी किस में गिरती है? विजिबल रीजन में गिरती है। देन इम्पार्ट द कलर, तो हमें क्या दिखाई देता है बेटा? कलर दिखाई देता है। क्लियर? इसको यहाँ से समझ लो, ये आपकी ग्राउंड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट को क्या बोलते हैं? लोअर एनर्जी स्टेट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं। ये कौन सी स्टेट है बेटा? हायर एनर्जी स्टेट है। जब इसको यहाँ से एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन कहां से ले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ पर कब तक रहेंगे? जब तक उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने पर होते ही वो क्या करेंगे? वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे। लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जो एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब किया बेटा, उस एनर्जी को क्या करेंगे? वो रिलीज करेंगे। और जब रिलीज एनर्जी किस में गिरेगी? विजिबल रीजन में गिरेगी। तो हमें क्या दिखाई देगा बेटा? कलर दिखाई देगा बेटा। यही कारण आपका किसके अंदर बेटा? अल्कली मेटल में है। और यही कारण आपका किसमें है बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल में है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर दो बात दिमाग में डाल लो कि जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये कलर इंपार्ट नहीं करते। इसका कारण क्या है बेटा? तो बेटा जो रीजन हमने अल्कली मेटल का पढ़ा है ना, वो रीजन किसका? आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल का है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो केस एक्सेप्शनल बन गए। कौन कौन से बेटा? एक बेरिलियम का और एक मैग्नीशियम का। कि बेरिलियम और मैग्नीशियम को जब फ्लेम के अंदर हम बर्न करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई कलर इंपार्ट नहीं होता है, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कलर नहीं मिलता। तो इसका कारण क्या है? तो कारण जानने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान से सुनना कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम स्मॉल इन साइज। नोट कर लो भले कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो साइज है वो कैसा है? स्मॉल है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर स्मॉल इन साइज एंड हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो साइज है वो स्मॉल है और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? बहुत ज्यादा है। फ्लेम एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट इट इलेक्ट्रॉन। और फ्लेम के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनों को क्या करवा सके? एक्साइट करवा सके। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुए तो वापस कहां से आएंगे? और वापस नहीं आएंगे तो कलर नहीं छोड़ेंगे। कलर नहीं छोड़ेंगे तो हमें भी कलर दिखाई नहीं देगा बेटा। तो यही वजह है बेटा कि जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ये बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम के अंदर किसी भी प्रकार के कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करते बेटा। तो इसके अंदर हम लिखेंगे बेटा, दोबारा से सुन लो कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव स्मॉल इन साइज एंड हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का जो साइज है वो कैसा है? स्मॉल है और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। फ्लेम एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन। और फ्लेम के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सके? एक्साइट करवा सके। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस द कलर इन फ्लेम। इसलिए वो जलते समय फ्लेम के अंदर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करते बेटा। तो ये था बेटा आपका फ्लेम कलरेशन। यहाँ पर आपने तीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया बेटा। एक तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और एक आपने डिस्कस किया बेटा फ्लेम कलरेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी बची हुई दो तीन प्रॉपर्टी है बेटा उन पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ आपकी जो यूनिट है ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। आपको पता होगा बेटा कि सीबीएसई के द्वारा जो नया सिलेबस दिया गया उसके अंदर आपका 30% सिलेबस क्या कर दिया गया है? रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके जो कंपाउंड प्रिपरेशन थी वो क्या कर दी गई है बेटा? हटा दी गई है। तो अपना जो सिलेबस है वो प्रॉपर्टी तक ही सीमित है बेटा। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर इतना है बेटा। थैंक यू।